तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब शुरुआत से एकदम प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिक, कहाँ से स्टार्ट हुआ था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, अभी कहाँ पे है, तो ये सब आज जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अ, प्रेरणा प्रेरणा से पूछना चाहता हूँ कि लिथोस्फीयर क्या है। बहुत बेसिक चीज है, बोलो लिथोस्फीयर क्या होता है। क्योंकि इग्नियस में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था छात्रों के ने, मैं देखा हूँ। লিথোস্ফিয়ার হলো আর্থের যে রকি শেল যেটা সেটাকে লিথোস্ফিয়ার বলা হয়। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हो। সলিড সলিড পার্ট যেটা আর্থের সলিড পার্টটাকে লিথোস্ফিয়ার বলা হবে। अच्छा, बाकी कोई कुछ ऐड करना चाहते हो। যাতে রক গ্রুপ যত আছে তাদেরকে লিথোস্ফিয়ার। और कोई। ठीक है, जो प्रेरणा ने जो बोला कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या होता है, रिजिड सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो मतलब क्रास्ट का जो पार्ट है, लिथोस्फीयर बेसिकली क्रास्ट का ही पार्ट है ना। तो जो क्रास्ट का जो रिजिड पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब क्रास्ट को ही पकड़ लो तो उसका जो रिजिड बॉडी है, मतलब जिधर तुम्हारा रॉक ये सब मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर एक प्लेट का भी नाम सुने होंगे। जो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, लिथोस्फीरिक प्लेट है। मतलब पूरा जो लिथोस्फीयर है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, टुकड़े टुकड़े पार्ट में डिवीजन होता है। ऐसा प्लेट प्लेट बना हुआ रहता है, ऐसा प्लेट प्लेट बना हुआ रहता है। मतलब पूरा पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है। দাদা তুমি কিছু লিখছো? हाँ, দেখা যাচ্ছে না। स्क्रीन शेयर हो रहा है। হ্যাঁ, अभी दिख रहा है। দাদা রেকর্ডিংটা হ্যাঁ, করছি তো। अभी दिख रहा है ना। হ্যাঁ দাদা। हाँ, रिकॉर्डिंग করছি। अभी दिख रहा है ना। बस। হ্যাঁ দাদা। हम्म। तो ये जो अर्थ है इसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये जो अपर आउटर मोस्ट पार्ट है, ये क्या होता है, ये टुकड़ा हुआ सब प्लेट से बना हुआ रहता है। ठीक है, प्लेट से बना हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। और उसके नीचे जो मेंटल है, मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो अपर मेंटल का अपर पार्ट होता है, मेंटल का दो भाग होता है ना, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल का अपर पार्ट होता है बेसिकली लो लो वेलोसिटी जोन जो होता है, एलवीजेड। नाम सुने हो ना सब, एलवीजेड। जिधर आके तुम्हारा जो पी पी वेव है, एस वेव है, उसका वेलोसिटी कम हो जाता है হ্যাঁ দাদা। अचानक से। हाँ, जो क्रास के नीचे ही, क्रास के नीचे वाला पार्ट में ही। तो ये क्या होता है, वो थोड़ा सॉलिड थोड़ा मोल्टेन ऐसा वाला पार्ट रहता है। उसको हम लोग बोलेंगे एस्टेनोस्फियर। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो एस्टेनोस्फियर पे क्या है, फ्लोटिंग करता है। ठीक है, ये सपोज एस्टेनोस्फियर है, तो ये एस्टेनोस्फियर अगर हुआ, एस्टेनोस्फियर हुआ तो इसके ऊपर ये प्लेट जो है फ्लो करता है। ठीक है, अभी कैसे फ्लो करता है सब देखेंगे। ऐसे फ्लो करता है। तो ये हो गया तुम्हारा लिथोस्फियर।
और ये हो गया एस्टेनोस्फीयर जिसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक है, लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर क्लियर ना? ठीक है, तो अभी क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो पहला जो 1910 में 1910 में क्या हुआ था कि अल्फ्रेड वेगनर उन्होंने फर्स्ट बोला था कि उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि ये जो प्लेट है अभी मतलब करेंट जो कंडीशन है ये पहले से ही ऐसा ही था। मतलब प्लेट ऐसे पूरा अलग अलग जो इंडियन प्लेट कितना टाइप का होता है? इंडियन प्लेट, ओशियनिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऐसा बहुत सारा प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, ये जो पैसिफिक प्लेट, ये जो पूरा प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट पहले मतलब पहला क्या ये था कि अभी जो कंडीशन है वो पहले से ही ऐसा ही था। मतलब हम लोग सोचते थे कि ये पहले से ऐसा ही है, ये सब फ्लोट नहीं किया है। ठीक है, पर अल्फ्रेड वेगनर ने बोला ये पहले जो था, मतलब ये जो अलग है, ये तो अभी क्या है, अभी तो पूरा अलग है, पैसिफिक प्लेट एक एक प्लेट बाउंड्री से अलग है ना। बट अल्फ्रेड वेगनर ने बोला ये जो है ये बहुत साल पहले कि ये सब एक ही साथ था, बाद में इसका डिवीजन हो गया। और फ्यूचर में भी इसका अभी अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, फ्यूचर में ना ये फिर से ये तुम्हारा जो है ये एक साथ हो जाएगा एक टाइम में, ये भी सोचा जा रहा है अभी। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि ये जो पूरा जो प्लेट्स है सब अभी जो अलग अलग बाउंड्री से डिवाइडेड है, वो क्या था, पहले सब एक ही साथ था, एक ही लैंड मास था। ठीक है, ये जो पूरा प्लेट प्लेट सब जो प्लेट है एक ही लैंड मास था, जिसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। क्या बोलते हैं, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया, एक ही लैंड मास। ठीक है, एक ही बड़ा लैंड मास था। ठीक है, और उसके साथ ये जो उसका जो सराउंडिंग जो ओशन, एक ओशनिक पार्ट था, जो वाटर वाला पार्ट था। ये तो तुम्हारा लैंड वाला पार्ट हो गया, और ये तुम्हारा ओशनिक पार्ट था। ठीक है, ये पूरा अर्थ में ऐसा ओशन था, उसको क्या बोलते हैं, पैंथालासा। इसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। सब प्लेट एक साथ था, और इसको बोलते हैं पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, इसका अगर फोटो दिखाऊं, नहीं है। सपोज अगर इस फोटो को देखो, देखो एक ही जगह पे पूरा लैंडमास है ना, एक ही जगह पे पूरा लैंडमास है। ठीक है, हाँ दादा। हाँ, तो इसको बोलते हैं पेंजिया। और इसकी बाहर में ये जो पूरा जो सराउंडिंग जो ओशनिक पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, पैंथालासा। ठीक है, इतना तक क्लियर? अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि एक लैंडमास था, उसको बोलते पेंजिया, और एक ओशनिक पार्ट था, वो है पैंथालासा। अभी क्या हुआ, जो मेसोजोइक एरा में क्या हुआ कि ये जो बड़ा सा लैंडमास है ये टूटने लगा। ठीक है, आपस में टूटने लगा, और टूट के इधर उधर गया, डिफरेंट साइज में चला गया। ठीक है, जो मेसोजोइक एरा में, ये सब हर एक टर्म लिख लेना। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था। मेसोजोइक एरा। ठीक है, तो मेसोजोइक एरा में क्या हुआ था कि ये जो मतलब एक लैंडमास है वो अभी तोड़ने लगा था, टूट टूट के वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगा था, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि ऐसा टूट मतलब अल्फ्रेड वेगनर का यही बात था कि उन्होंने बोला कि ये जो अभी जो मतलब जो प्लेट्स है वो पहले एक साथ था, अभी वो फ्लोट करके अलग हो गया। तो वो यही प्रूव करना चाहता था कि अभी जो अलग है वो पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, उसको उसको ही वो डिफरेंट एविडेंस के साथ प्रूव करना चाहता था। तो पहले क्या हुआ, वही बोला कि अभी क्या हुआ, इधर से मेसोजोइक एरा में ये डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, डिवीजन ऑफ प्लेट्स। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में डिवीजन होने लगा। तो इसको ही वो लेके अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि ये डिवीजन ऑफ प्लेट्स जो है ये पहले उल्टे उल्टा तरीके से प्रूव किया कि ये प्लेट्स जो था ये एक साथ ही था। समझ में आया क्या बोला? तो ये जो डिवीजन ऑफ प्लेट्स है, ये जो अलग अलग होके डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, वही उन्होंने क्या टर्म दिया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब फ्लोट करके आपस में डिवीजन हो गया, फ्लोट करके आपस से दूर 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 चले जाना लगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला कि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस प्रेजेंट है, वो पहले सब एक साथ था, और ये जो दूर चले आए हैं इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये मतलब अपने आप से दूर आ गया है। ठीक है, तो पहले ये लोग एक साथ ही था, उसका ही अभी एविडेंस उन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझ में आया क्या है? हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ दादा। क्लियर ना? हाँ, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए अभी वो क्या क्या प्रूफ दिया। ठीक है, तो पहला जो प्रूफ दिया था वो था जो साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है एंड अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट, नहीं कोस्ट लाइन बोलो, कोस्ट लाइन, वो अगर अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में उसको अगर एक साथ फिट करने की कोशिश किया जाए तो वो एक साथ फिट होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? वो उधर से टूट गया है, इसीलिए अभी अगर उन दोनों का अगर जोड़ा जाए तो वो जुड़ जाएगा। ठीक ना? वो अगर पहले ही उधर था, उधर से ही पहले टूट गया है, तो उसको अगर हम लोग जोड़ लिया तो वो वाला लैंडमार्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिमिलरिटी इन कोस्ट लाइन में देखने को मिल सकता है, मतलब मिलेगा। तो इससे इससे वो क्या कंक्लूड किया कि ये जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका था ये पहले जुड़ा हुआ था एक साथ, अभी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से वो अलग हो गया है। समझ में आया? सपोज ये अगर फोटो देखा है तो ये वाला फोटो देखो, ये वाला, इसमें है एरो जीरो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो तुम्हारा साउथ अमेरिका ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पूरा कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन है इधर से कोस्ट लाइन है, और अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये आपस में फिट हो रहा है ना? हाँ इस, दादा। हाँ हाँ दादा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट। ठीक है, जो जिग्सॉ पजल होता है, पजल की तरह ये फिट हो रहा है, ये वाला पार्ट। इससे क्या पता चलता है? ये पहले ऐसा अटैच था, बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये दोनों से अलग हो गया। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं है। इसकी मिडिल में क्या है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में क्या है? हाँ, दादा ओशन पार्ट है ना? क्या ओशन है? ओशन तो है, और क्या रहेगा? क्या, कौन सा वाला ओशन है? अटलांटिक है ना? हाँ दादा। अभी क्या है? ओशन है, पर पहले ऐसा नहीं था, ये पूरा एक साथ अटैच था। ठीक है, तो पहला वाला प्रूफ समझ में आया कि कोस्ट लाइन की जो सिमिलरिटीज है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है? पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन।
अच्छा, तो कुछ कुछ मतलब अर्थ में, मतलब हमारा अर्थ में क्या है कि कुछ कुछ कॉन्टिनेंट में ग्लेशियल डिपॉजिट मिला है, ठीक है। ग्लेशियल डिपॉजिट्स, जिसके एग्जांपल है टीलाइट। टीलाइट कुछ नहीं है, ये ग्लेशियल डिपॉजिट का जो माड होता है, ग्लेशियल माड, ठीक है। इसका एविडेंस मिला है, ठीक है। जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अटलांट अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ जगह पे क्या हुआ, जो सदर्न हेमिस्फीयर का। अच्छा, और एक बात बोलना भूल गए। ये जो पेंजिया था, ठीक है, ये पेंजिया बाद में दो भाग में डिवीजन हुआ, ठीक है। ये बोलना भूल गए थे। पेंजिया जो है, ये दोनों भाग में डिवीजन हुआ। जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लॉरेशिया, और जो सदर्न वाला पार्ट है, ये सब तो बचपन में जियोग्राफी में भी था ना, गोंडवाना। ये वाला जानते थे ना, लॉरेशिया गोंडवाना, ठीक है। हाँ दीदी। हाँ, तो अभी अच्छा, तो ये छोड़ दो। तो नॉर्दर्न पार्ट लॉरेशिया, सदर्न पार्ट गोंडवाना। तो गोंडवाना वाला जो पार्ट है, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो कंट्री है या कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या है, ये टीलाइट डिपॉजिट मिलता है, ठीक है। अभी इसका एक कारण हो सकता है कि वो मतलब पूरा वर्ल्ड में तब ग्लेशिएशन पीरियड था, इसलिए हम लोगों को ये ग्लेशियल मड मिला है, हो सकता है ना। तब पूरा अर्थ में ही ग्लेशियर होगा, ठीक है। ग्लेशियर होने की हाँ वजह से दीदी। मतलब इंटर ग्लेशियल पीरियड तक, ग्लेशियर की टाइम तो नहीं होगा। ग्लेशियर जब जलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, तब ये टीलाइट डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो मतलब पूरा अर्थ में तब पूरा ग्लेशियर बना बना हुआ था। पर जब उसका डेटिंग किया गया, ठीक है, वो जो डेट हम लोगों को मिला, उस डेट में क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें क्या देखा गया कि उसी टाइम उसी उधर बहुत ट्रीज और जंगल था, जो ग्लेशिएशन पीरियड में नहीं हो सकता है। ट्रीज, स्वाम्स, ये सब प्रेजेंट था, जो कि ग्लेशियल पीरियड में हो नहीं सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी मान लो कि जब हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने टाइम में क्या हुआ था, ये सपोज अर्थ है, तो क्या हुआ कि अगर सपोज प्रेजेंट की तरह ही अभी जो है, अभी जो कंडीशन है, अगर तब भी वैसा ही कंडीशन होता, तो ग्लेशिएशन अगर पूरा अर्थ में फैला हुआ रहता, तो क्या होता, सब में सब जगह हम लोग को टीलाइट डिपॉजिट मिलता, ठीक है ना, टीलाइट डिपॉजिट मिलता। अभी क्या है कि कुछ कुछ जगह में टीलाइट वाला डिपॉजिट मिल रहा है, बेसिकली जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो कॉन्टिनेंट्स है, बाकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला जो कंट्रीज था और प्लेट्स था, वो एक जगह ऐसा प्रेजेंट था। अभी बाद में वो अलग हो गया एक दूसरी जगह पे, इधर ही सिर्फ ग्लेशिएशन था। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉरेशिया में कोई ग्लेशिएशन नहीं था, सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ग्लेशिएशन हुआ था, ठीक है। और वो ग्लेशियर की वजह से उधर ग्लेशियर प्रेजेंट था, ग्लेशिएशन तो नहीं हुआ था, ग्लेशियर प्रेजेंट था। और वही ग्लेशियर की वजह से ये जो सदर्न हेमिस्फीयर का कंट्रीज है, ये अभी अलग अलग दिशाओं में है। सपोज तुम्हारा जो अफ्रीका इधर है, इंडिया इधर है, ठीक है, अफ्रीका इधर, इंडिया इधर, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा ये नीचे है पूरा, ठीक है। अभी पूरा अलग अलग है, पर इधर सेम डिपॉजिट कैसे मिल सकता है? अगर ये लोग एक साथ रहेगा तभी सेम डिपॉजिट मिलेगा ना, ठीक ना। हाँ दीदी।
तो इसका जो टिलाइट डिपॉजिट है, इसीलिए अभी भी जो अभी अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका में भी सेम डिपॉजिट मिलेगा। ये अंटार्कटिका में भी जो डिपॉजिट मिलेगा, इंडिया में भी सेम डिपॉजिट ही मिलेगा। ठीक है, तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये लोग सब एक साथ था, इसीलिए बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये अलग हो गया, जो ये अल्फ्रेड वेगनर प्रूफ करना चाहता था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये अभी अलग हो गया है। तो पैलियोक्लाइमेटिक कंडीशन और एक कारण और एक प्रूफ है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मेरे एरो को देखो, ये है तुम्हारा साउथ अफ्रीका वाला पार्ट। ठीक है, ये मेनली साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है। तो इधर से देखो ग्लेशिएशन, ग्लेशियल डिपोजिट, जो ग्लेशिएशन, जो मूव, ग्लेशियर का जो मूवमेंट। अच्छा, और एक बात, ग्लेशियर का मूवमेंट कैसे पता चलता है? जो स्ट्रिएशन मिलता है। सपोज ये जो लैंड मास है, इधर से अगर ऐसा बड़ा एक ग्लेशियर इधर मूव कर रहा है, तभी जो सरफेस रहेगा ना, सपोज ये सरफेस है, सरफेस में ऐसा ऐसा लाइन खींचता हुआ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा और भी समझ में आएगा। अभी के लिए जान लो, जब ग्लेशियर सरफेस से मूव करता है, ग्लेशियर ऐसा स्क्रैच लाइन खींचता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस। ठीक ना? तो यही स्ट्रिएशंस इधर से जो मिला है, उससे पता चलता है कि ये जो ग्लेशियर है, ये किधर मूव किया है। ठीक है, और वही सपोज देखो, इधर का डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन लगभग सिमिलर टाइप का ही होगा, क्योंकि ग्लेशियर इधर से इधर आया है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट में घुस गया है। अभी क्या हुआ? अभी अगर साउथ अमेरिका वाला पार्ट को अगर ये वाला पकड़ लो, और अगर ये वाला साउथ अफ्रीका वाला पार्ट पकड़ लो, तो इधर भी ऐसा ऐसा डायरेक्शन मिलेगा, इधर भी ऐसा ऐसा डायरेक्शन मिलेगा। तो वही स्ट्रिएशन का डायरेक्शन से भी पता चलेगा कि किधर से किधर मूव हुआ है। ठीक है, फंडा समझ में आया? इधर भी ग्लेशिएशन, जो ग्लेशिएशन डिपोजिट है, उसका स्ट्रिएशन ऐसा मिलेगा, इसका भी स्ट्रिएशन ऐसा ही मिलेगा। तो इससे पता चलता है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन दोनों एक साथ अटैच था। तो किधर से मूवमेंट हुआ है प्लेट का, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर ना? दादा ये वाला समझ नहीं पाई। अच्छा, फिर से बोलता हूँ। अनम्यूट रखो, ठीक है? ठीक है, खुद को। हेलो। हाँ दादा। सपोज मान लो ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का सदर्न पार्ट, ऐसा साउथ अफ्रीका कंट्री नहीं, जो साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है। ठीक है, हाँ दादा। हाँ हो गया सदर्न पार्ट। अभी क्या हुआ? एक ग्लेशियर, ठीक है, सपोज इधर से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, पहले तो ये एक ही साथ था, ठीक ना? तो ये भी इधर से इधर ही मूव करेगा, लगभग मतलब सेम डायरेक्शन ही होगा। ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए ऐसा मूव किया है, ऐसा करते हुए ऐसा मूव किया है। अभी क्या है कि ये तो तब पहले तो ऐसा ही था ना, पूरा एक लैंड मास था। अभी क्या हुआ? ये पूरा दूसरे से अलग हो गया। सपोज इस पर ड्रॉ करूं तो ऐसा साउथ अमेरिका वाला पार्ट है और ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो इधर का जो स्ट्रिएशन है और इधर का जो स्ट्रिएशन है, ये मैच हो जाएगा ना डायरेक्शन। इधर का जो स्ट्रिएशन है, तो फिर दादा मतलब एक ही मतलब आइस मास था जो साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका वो दोनों हाँ, की एक और ये क्या डायरेक्शन में। इधर से इधर जा रहा था। हाँ और जी, वो जो फिर तो लाइन स्ट्रिएशन है, हाँ, वो जो स्ट्रिएशन है वो टिलाइट डिपॉजिट से पहले पता चला गया कि ग्लेशियल डिपॉजिट है।
तो इस जगह पे ग्लेशियल डिपोजिट मिलेगा, इंडिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में। ठीक है, उसके बाद हाँ दादा। सीएसआर से पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, वो ग्लेशियर, और ग्लेशियर जिधर मूव किया है अभी, वो कंट्री, वो जो प्लेट है वो भी इस तरफ ही मूव किया है। ठीक है, इसलिए इधर से हट गया है। अभी उसके बीच में क्या है, ओशन आ गया है। तो ये पता चलेगा कि ग्लेशियर का मूवमेंट भी पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक, किधर से किधर मूव किया है। तो ये साउथ अफ्रीका को रेफरेंस पकड़ के हम लोग बोल सकते हैं कि इधर इधर मूव किया है, ये इधर इधर मूव किया है, इंडिया में इधर मूव किया है, ऐसा करते हुए। ठीक है, तो ग्लेशियर का हाँ मूवमेंट भी दादा। हम लोग को पता चल जाएगा। तो इससे टोटली क्या पता चलता है, ये जो ग्लेशियर है ये पूरा कवर था, जो सदर्न पार्ट है अर्थ का, मतलब जो गोंडवाना वाला पार्ट है, उधर ग्लेशियर डिपोजिट हुआ था, जो अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जगह में मिल रहा है, क्योंकि वो पहले एक ही साथ प्रेजेंट था इसीलिए। ठीक है, हाँ दादा। ये देखो ये वाला फोटो देखो, ये जो ब्लू वाला है ये सब ग्लेशियर है। अंटार्कटिका का देखो, अभी भी ग्लेशियर प्रेजेंट ही है, पर ये क्या होगा, ये सब ऊपर में चला गया ना, उधर क्या है, हीट ज्यादा होता है ना अर्थ का, हाँ ये दादा। तो ऊपर चला गया, तो अभी वो ग्लेशियर और ग्लेशियर नहीं रहा, पर अंटार्कटिका का पोजीशन लगभग सेम ही है, थोड़ा सा और नीचे आ गया पोलर रीजियन में, जिधर ऑलरेडी तुमको तुम्हारा जो सन रे है वो कम ही आता है, तो ग्लेशियल डिपोजिट और भी बढ़ गया, तो अंटार्कटिका अभी भी वैसे क्यों वैसा ही है, पर ये सब ऊपर चला गया, इसलिए इन लोगों का अभी ग्लेशियर नहीं है, सिर्फ डिपोजिट मिलता है। ठीक है, हाँ मैं दादा। एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उससे और भी पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, दादा। तो ये पैलियो क्लाइमेट वाला हो गया। और एक हो सकता है कि एक कोस्टलाइन बोला था, सिमिलरली तुम्हारा जो ईस्टर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का, और जो वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, उसका अगर ओरोजेनिक बेल्ट, उसका भी डेटिंग किया जाए तो सेम एज का ही रहेगा, और उसका ट्रेंड भी सेम ही रहेगा, ओरोजेनिक बेल्ट जो होता है। ठीक है, ओरोजेनिक बेल्ट का जो सिमिलरिटी है, वही दोनों कोस्टलाइन को अगर पकड़ ले, ये वाला फोटो को देखो, इधर एक ओरोजेनिक बेल्ट है। ठीक है, एरो देखने में आ रहा है ना, ये जो ओरिजिनिक बेल्ट है और इसका जो ओरिजिनिक बेल्ट है, इसका एज रॉक टाइप सिमिलर है। ठीक है, और उसका जो स्ट्रेच है ओरिजिनिक बेल्ट का, दोनों का ही सेम है। मतलब ये क्या हुआ, ये ऐसा ओरिजिनिक बेल्ट, ठीक है, ऐसा चला गया, ये मिड ओशन, जो हमारा जो मिड अटलांटिक ओशन है उसमें से भी चला गया है ओरिजिनिक बेल्ट। ये पहले पूरा एक ही ओरिजिनिक बेल्ट था, ये पहले ऐसा ही था। ठीक है, पहले ऐसा एक ओरिजिनिक बेल्ट था, अभी क्या हुआ, उसमें से डिवीजन आ गया, ये इधर चला आया, ये इधर चला आएगा, और ये वाला क्या हुआ, ये वाला ये बीच में से एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ओरिजिनिक बेल्ट का क्या क्या, रॉक टाइप या रॉक का एज या एक्सटेंशन, ये सब देखने से भी हम लोग को पता चल जाएगा कि ये दोनों एक साथ पहले था। क्लियर ना? हाँ दादा। बाकी नैतिक, प्रेरणा, अब तक क्लियर ना? और कौन? है दादा। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर में क्या है, जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, फॉसिल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस, एविडेंस। ठीक है, जो हम लोग को ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा है। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस का नाम सुने ही होगे, जब पैलियोंटोलॉजी पढ़ाऊंगा समझ में आएगा कि जो ग्लोसोप्टेरिस इंडिका होता है, ग्लोसोप्टेरिस, और अगर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, अगर मतलब क्या है, मेसोसोरास, लिस्टोसोरास, नाम लिख देता हूँ, हाँ ये दादा, नाम मैं याद है। था। हाँ हाँ, मेसोसोरास, और एक है
लिस्टोसोरास, पहले नाम लिख लो। ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा, ये प्लांट फॉसिल है। ग्लोसोप्टेरिस, ठीक है, प्लांट है। क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ये सब फॉसिल पाया गया है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो फिर भी प्लांट फॉसिल मिल सकता है, वो भी नहीं मिलेगा, अलग बात है, क्योंकि उसका एज सेम है। सपोज पकड़ लो ये मेसेसोरस, ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ठीक है, पर कैसे मिल सकता है? अगर वो एक साथ ही ना रहा होगा, वो एक ही लैंडमास में नहीं रहा होगा, वो तो ऐसे ओशन को स्विम करके नहीं चल पाएगा ना। सपोज अगर दो कंट्री पकड़ लूं, जस्ट इमेजिनरी, एक इंडिया पकड़ लो और एक साउथ अमेरिका, ठीक है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, और उसके बीच में समुंदर है, दूसरा कंट्रीज है, ठीक है, समुंदर बहुत ह्यूज अमाउंट का है। अभी वो स्विम करते तो नहीं जा पाएगा, ठीक है, कोई एक जीव वो तो नहीं जा पाएगा ना स्विम करके इतना सा, और पूरा ये लोग लैंड फॉसिल है, लैंड का ऑर्गेनिज्म है, तो ये नहीं जा पाएगा। अभी क्या होगा, मतलब इससे हम लोग क्या पता चलता है, ये इंडिया और वो जो साउथ अमेरिका है, ये पहले एक साथ था, और अगर एक साथ रहेगा तब ये क्या होगा, इन लोगों का ऐसा तो कोई बाउंड्री नहीं रहेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसीलिए इंडिया में भी पाया जाता है और साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है फॉसिल, सिमिलर टाइप ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ फॉसिल से भी पता कर सकते हैं कि ये जो लैंडमास है ये पहले एक साथ था, अभी टूट गया है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जगह में सेम फॉसिल हम लोग को मिल रहा है। क्लियर? फॉसिल एविडेंस। हाँ जी। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह में सेम फॉसिल्स मिल रहा है, मतलब वो सेम एक ही मिल रहा है, टाइप का ही मिल रहा है, मतलब वो एक साथ ही था पहले, अभी वो लैंडमास अलग हो गया। तो ये हो गया पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अभी एक एनिमेशन दिखाने वाला हो कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, ठीक है, इससे और भी अच्छे से पता चलेगा, अच्छे से देखना, ठीक है। और साइड में एज भी देखना, ठीक है, ये एज है, ठीक है, और अभी एज के हिसाब से कैसा चेंज हो रहा है। ये 219 दिया गया है, ये 210 205 ऐसा ही एज है, ठीक है। इंडिया को देखना, देखो इंडिया जा रहा है, ठीक है, कैसे चेंज हुआ, हाँ दादा। क्लियर ना कैसे चेंज हुआ है। हाँ हाँ दादा। फिर से मैं इंडिया वाला फिर से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और एक बार देखो इंडिया वाला, सिर्फ इंडिया को ध्यान देना। इधर पहले क्या था, वो टिथिस वाला जो था, टिथिस ओशन वाला था, उसको कैसे, इंडिया को देखना, ठीक है, इंडिया, एरो को देखना। ये बीच वाला जो समुंदर था वो चला गया, और इधर हिमालय हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म, मतलब अभी क्या हुआ कि
अच्छा वो बाद में बोलता हूँ, पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म क्या था। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, अभी क्या हुआ कि वो तो बोल दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। वो क्या किसकी बेसिस में, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेसिस में बोला था। मतलब जो कोस्ट लाइन है, जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, ये सब से बोला था, पर वो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाया था कि कैसे ये हो रहा है। उसे एजम्पशन लिया, मतलब एजम्पशन नहीं, वो बोला था जस्ट कि ये प्लेट्स जो है ये ऐसा फ्लोट होके इधर उधर जा रहा है, पर कैसे जा रहा है वो प्रूफ नहीं कर पाता, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी तब तक नहीं आया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसको प्रूफ कौन किया कि ये जो है, ये प्लेट, मतलब प्लेट जो है, ये जो इसका जो मैकेनिज्म है, पहले कौन एक था, होम्स, आर्थर होम्स बोल के नाम सुना होगा। आर्थर होम्स का बुक भी है बहुत पुराना, 1928 में होम्स, क्योंकि एल्फ्रेड वेगनर का ना ये जो थीसिस है, ठीक है, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। बट ये होम्स ने पहली बार बोला था, नहीं, यही पहली बार सपोर्ट किया था 1928 में कि हाँ, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, और उसके पीछे जो मेन रीजन था वो है मैंटल कॉन्वेक्शन। मैंटल कॉन्वेक्शन, इसकी वजह से जो कि प्लेट तुम्हारा मूव कर रहा है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था ये मेंटल कॉन्वेक्शन की वजह से हुआ था, पर ये भी पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया था। तो मेंटल कॉन्वेक्शन क्या है पहले समझ लो। कॉन्वेक्शन क्या है कि जब वॉल्केनिज्म पर आया था उधर भी मैं बोला था, सपोज एक बोल है, वाटर है, ये ओवन है। ठीक है, अभी इसको तुम गर्म कर रहे हो। ठीक है, अभी इधर क्या होगा, ये गर्म वाला पानी क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो तो हल्का होके क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का ठंडा पानी जो है वो भारी होके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये पूरा सर्कुलर प्रोसेस चलता रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन। ठीक ना। हाँ दादा। ठीक है, इसको कॉन्वेक्शन। तो मेंटल में भी क्या है, ये जो मेंटल का जो मटेरियल है वो तो हाफ मोल्टेन वाला मटेरियल है ना, तो उसमें भी ये कॉन्वेक्शन प्रोसेस चलता है, जो एस्टेनोस्फीयर में बेसिकली ये कॉन्वेक्शन प्रोसेस चलता है। ठीक है, अपर मेंटल में। एक तुम्हारा लोअर मेंटल में भी कॉन्वेक्शन होता है। कॉन्वेक्शन अर्थ अगर पूछा जाए कभी कि कॉन्वेक्शन किधर किधर होता है, एक अपर मेंटल में कॉन्वेक्शन होता है, एक अपर मेंटल में होता है, एक आउटर कोर में भी होता है। ठीक है, ठीक है, जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा ये वाला, और अभी के लिए अपर मेंटल वाला इसको पकड़ो। ठीक है, कॉन्वेक्शन। तो जो कॉन्वेक्शन होता है अपर मेंटल में भी ऐसा तुम्हारा मटेरियल, आगे से और भी अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है, जो नीचे वाला गर्म वाला पोर्शन है वो ऊपर चला आता है, और इधर का भारी वाला पोर्शन है नीचे आ जाता है। तो ये जो मेंटल का कॉन्वेक्शन है, इसकी वजह से जो प्लेट्स है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये होम्स ने बोला था, पर वो ये थ्योरी बोला था, पर ये भी पूरा प्रैक्टिकली इसको समझा नहीं पाया था। दादा लास्टेरটা আরেকবার বলো। सपोज ये अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट है, और ये सपोज ये अपर मेंटल है, ये तुम्हारा जो है अपर मेंटल। ठीक है,
तो इधर एक कॉन्वेक्शन प्रोसेस हमेशा चलता है। कॉन्वेक्शन प्रोसेस क्या है समझ गए हो ना? इधर से जो गर्म वाला पार्टिकल है ये ऊपर आ जाता है हल्का होके, और इधर का भारी मटेरियल ठंडा होके, मतलब ए वाला ही ठंडा होके इधर नीचे आ जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इधर पूरा कॉन्वेक्शन प्रोसेस ऐसा चलता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ और इसी कॉन्वेक्शन की वजह से ये जो प्लेट है इधर उधर मूव करता है। फिर कैसे मूव करेगा वो बाद में बोलता हूँ। ये जो प्लेट का पूरा जो मूवमेंट है, वो किसी भी टाइप का मूवमेंट हो, वो मेंटल कॉन्वेक्शन की वजह से होता है। ये होम्स ने बोला था, ठीक है। समझ में आया अभी? पर ये से भी थ्योरी से समझाया था, ये भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ भी नहीं दे पाया था। पर हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए जिससे हम लोग को पता चलेगा हाँ ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मेंटल कॉन्वेक्शन, ये सब सही है, ठीक है। इतना तक समझ में आया ना? हाँ दादा। हाँ, तो अभी क्या हुआ 1962 में आया हैरी हेस। एक नया कॉन्सेप्ट लेके, उसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। वो आके अभी क्या बोला, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। अभी तब तक मतलब वो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो थ्योरी है तब तक एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। पर वो लोग भी प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट कैसे मूव कर रहा है वो समझा नहीं पाए थे, ठीक है। तो हैरी हेस ने पहले क्या बोला, प्लेट्स मतलब नया नया प्लेट्स कैसे बन रहा है और वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, उधर से क्या हो रहा है कि जो मैग्मा जेनरेशन हो रहा है, ठीक है, मैग्मा जेनरेशन हो रहा है, ठीक है। और इधर एक नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है और वो धीरे धीरे इधर पुश हो रहा है, फिर इधर जेनरेट हो रहा है, फिर इसको इधर पुश कर रहा है और इसको इधर पुश कर रहा है, फिर इधर पुश कर रहा है, इधर पुश कर रहा है। तो जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है और नया ओशनिक क्रस्ट बना रहा है। कहाँ पे? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। इसलिए उसको कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। पहले एक दिन समझाया था ना, कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, उधर मेंटल का जो मैग्मा है वो बाहर आता है, ठीक है। बाहर आके वो क्या करता है, नया ओशनिक क्रस्ट बनाता है और वो क्या करता है, फिर से जब मैग्माटिज्म होता है, वो जो इधर वाला था उसको पुश करता है दूसरी प्लेस में, और ये जो है ये पुश करता है इधर, ठीक है। और ये किसके लिए बन रहा है, इधर जो मेंटल कॉन्वेक्शन है, जो कि होम्स ने ऑलरेडी बोल दिया था। पर अभी क्या हुआ, हैरी हेस ने ये प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि मिड ओशनिक रिज वाला एक टर्म लेके आया, मिड ओशनिक रिज। तो उधर मेंटल कॉन्वेक्शन की वजह से ये जो मोल्टेन मटेरियल है, इधर से मैं जब विल्सन साइकिल बोलूंगा अभी और भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो मतलब ये ऐसा तो मतलब गैप नहीं रहता है कि ऐसा गैप रहेगा इधर से मैग्मा निकल जाएगा, वो तो दूसरा प्रोसेस है। पहले रिफ्टिंग होता है फिर रिज बनता है। तो इधर से जो मैग्मा है, अभी के लिए जान लो कि इधर जो मेंटल कॉन्वेक्शन है इसका ही मैग्मा ऐसे ऊपर आ जाता है, प्रेशराइज्ड होके ऊपर आ जाता है, ऊपर आके ये पुश करता है, ये नया ओशनिक क्रस्ट बनाता है, बना के उसको इधर से इधर पुश करवाता है दोनों तरफ। ये है तुम्हारा मेंटल कॉन्वेक्शन। मेंटल कॉन्वेक्शन, नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है और सी फ्लो स्प्रेड हो रहा है, तो इसको ये टर्म का नाम क्या दिया, सी फ्लो स्प्रेडिंग।
ठीक है। और ये जो पुश हो रहा है इसको बोलते हैं रीच पुश। अच्छे से नाम सुन लेना, रीच पुश, मेंटल कॉन्वेक्शन। और एक टर्म है, वो है तुम्हारा स्लैब पुल। स्लैब स्लैब पुल। स्लैब पुल क्या होता है? ये जो अभी छोटा करके दिखाता हूं, ये जो डाइवर्जेंट प्लेट है, इधर से क्या है, मैग्मा नया बन रहा है, मैग्मा जनरेशन हो रहा है और नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, वो फिर से इधर पुश हो रहा है, ठीक ना। अभी क्या होगा, इधर जाके वो किसी जगह पे फिर तो नीचे जाएगा सबडक्शन जोन में। वो तो ऐसा ही बढ़ता नहीं रहेगा, नहीं तो अर्थ में पूरा ओशन बेसिन ही खत्म हो जाता अगर प्लेट बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, मतलब ओशन बेसिन ही रहेगा तब से। उसको तो डिस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, तो इसके लिए सबडक्शन है, वो प्लेट जाके इधर सबडक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इधर से और एक प्लेट आएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं स्लैब पुल, और इधर से ये जो इधर जा रहा है इसको बोलते हैं रीच पुश। रीच पुश। और इधर से जो निकल रहा है मेंटल कॉन्वेक्शन। तो तीनों टर्म समझ में आया क्या क्या है? हाँ दादा। हाँ दादा। एक है स्लैब पुल। मैकेनिज्म समझ गए होगे कि, पर ये नाम याद रखना है, ठीक है। स्लैब पुल क्या है, रीच पुश क्या है और मेंटल कॉन्वेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसी हाँ दादा। तीन मैकेनिज्म से वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझा दिया। तब वो जो वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या होम्स का जो मेंटल कॉन्वेक्शन थ्योरी था, वो अभी प्रूव्ड हो गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उससे, ठीक है। अच्छा, अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है तुम्हारा जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, फोटो से दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो फॉसिल से, ठीक है। ये है लिस्टोसोरस, ये मेसोसोरस। और ये जो है ग्लोसोप्टेरिस, ठीक है। अच्छा, वो जो कॉन्वेक्शन मैंने बोला, ये पूरा कॉन्वेक्शन साइकिल। अच्छा, ये जो रीच पुश इधर पुश कर रहा है, ठीक है। ये वाला मिड ओशनिक रीच, ये देखो मिड ओशनिक रीच, और इधर से रीच पुश हो रहा है, इधर से जा रहा है, नया ओशनिक बेसिन बन रहा है, इधर से बन रहा है, इधर से फिर जा रहा है, इधर हट जा रहा है, फिर बन रहा है और उसको धक्का देके इधर हटा जा रहा है और वो खुद इधर इधर आ रहा है, ठीक है। ऐसा करते हुए रीच पुश इसको बोलते हैं। स्लैब पुल क्या है, नीचे चला जा रहा है। ये जो प्लेट इधर बना, अभी वो क्या, जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बन रहा है में नीचे चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्लैब पुल। क्लियर? अच्छा, इधर दो पॉइंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। आर्च का मैग्नेटिज्म पता है सबको? सपोज ये अर्थ है, ठीक है। इसका नॉर्थ, ये साउथ। जियोमैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा। और अर्थ को हम लोग एक मैग्नेट की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, जिसका मैग्नेट ऐसा रहता है, नॉर्थ साउथ। और ये तुम्हारा क्या था, ये इसको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। और इसके बीच में जो एंगल डेविएशन रहता है वो है 11.3 डिग्री,
किसी किसी बुक में 11.5 डिग्री भी है, तो 11.3 डिग्री, ठीक है। इसको जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जो आउटर कोर में मोल्टेन मेटेरियल है ना, जो निकेल और आयरन, उसका सर्कुलेशन की वजह से ये जियोमैग्नेटिज्म बनता है। क्लियर ना? हाँ दादा। तो आज का जो मैग्नेटिज्म है वो जो आउटर कोर में सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से बनता है, ठीक है। इतने तक समझ लो, बाकी जब जियोमैग्नेटिज्म पर आऊंगा वो समझ में आ जाएगा। तो आज का जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ है वो क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं रहता है। हर 10 या 20 साल के अंदर वो क्या होता है, मैग्नेटिक पोल जो चेंज हो जाता है। मतलब सपोज ये प्रेजेंट में सपोज ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है। वो 10 साल बाद साउथ और नॉर्थ हो जाता है, क्योंकि जो आउटर कोर है उसका सर्कुलेशन कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है। तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, आज का मैग्नेटिज्म क्या है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो नॉर्थ वाला साउथ हो जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। जो मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तब और क्लियरली बताऊंगा, तो अभी तक के लिए इतना जान लो, ठीक है। एक तो आज का एक मैग्नेटिज्म होता है जो 11 पॉइंट जियोमैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ, एक होता है जियोग्राफिक नॉर्थ जिसके बीच में एंगल होता है 11.3 डिग्री, ठीक है। इसको जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, नॉर्मल मैग्नेटिज्म, वो क्या होता है, चेंज होता है हर 10 या 20 साल में, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। इतना तक क्लियर ना? हाँ दादा। हाँ, तो अभी क्या होता है, जो सीफ्रोस्पेटिंग का प्रूफ क्या है, ये जियोमैग्नेटिज्म है। क्या होता है, सपोज ये तुम्हारा, मतलब मैं मिलियन ईयर में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ 10-20 साल ऐसा करके जा रहा हूं, ठीक है। सपोज 30 साल को पकड़ो, 30 ईयर पहले इधर मैग्नेटिज्म हुआ, इधर एक क्रॉस बनाया, इधर एक ओशनिक क्रॉस बनाया, इधर एक ओशनिक क्रॉस बनाया, ठीक है। अभी उसमें कुछ मैग्नेटिक मिनरल रहेगा, जैसे कि आयरन पकड़ लो, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, वो 30 साल पहले जो मैग्नेटिज्म था, सपोज ये वाला था जो नॉर्मल नॉर्थ साउथ वाला, ठीक है, ये वाला, सपोज उस टाइम अर्थ का जो मैग्नेटिज्म ऐसा अलाइन था, तो वो मिनरल भी उसके हिसाब से अलाइंड होगा। मतलब अगर आयरन का एक पार्टिकल पकड़ लो, सपोज नॉर्थ साउथ ऐसा है, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो तब वो मिनरल भी ऐसा ही अलाइंड होगा, वो मैग्नेटिज्म के हिसाब से ही अलाइंड होता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया? 30 साल पहले क्या हुआ था, इधर जो जो आयरन का मिनरल रहेगा वो ऐसा ही अलाइन रहेगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये 30 साल पहले का बात हो गया। अभी 20 साल पहले क्या हुआ, इधर एक नया क्रॉस बना और जो पुराना वाला 30 साल वाला था उसको इधर हटा दिया, जिसको क्या बोलते हैं, इसको अगर इधर हटाया, अभी मैंने बोला क्या बोलते हैं इसको, रिच पुश। हाँ। रिच पुश से ये पुराना वाला इधर चला आया और ये इधर चला आया। अभी क्या होगा, 10 साल बाद इधर का जो मिनरल है, अभी क्या हुआ तब, मतलब 20 साल पहले, 30 साल पहले वाला क्या नॉर्मल मैग्नेटिज्म था। अभी क्या हुआ, उसी समय क्या था, जो 20 साल पहले वाला केस है, 20 साल वाला केस, उसमें क्या हो रहा, रिवर्सल था, मैग्नेटिक रिवर्सल था। जो नॉर्थ वाला
वो साउथ हो गया था और साउथ वाला नॉर्थ। तब मिनरल वैसी तरह से, जो मिनरल का भी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहेगा, तो वो उसका भी ऐसे ही अलाइन रहेगा, ठीक है। तो वो ऐसे अलाइन रहेगा। तो उस समय हम लोग का क्या रिवर्सल मिला। फिर 10 साल पहले क्या हुआ कि वो फिर से नॉर्मल वाला पे मिला। तो ऐसा करते हुए नॉर्मल रिवर्सल, नॉर्मल रिवर्सल, नॉर्मल रिवर्सल, ऐसा, और इधर भी नॉर्मल रिवर्सल, नॉर्मल रिवर्सल, ऐसा करके एक सीक्वेंस बनाएगा। जो सीक्वेंस से हम लोग को पता चलता है ऐसा पीरियोडिकली तुम्हारा ओशन फ्लोर बन रहा है, ठीक है, जियोमैग्नेटिज्म से या मैग्नेटिक रिवर्सल से। क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का तो तुमको प्रूफ देना है कि सी फ्लोर फ्लोर कैसे मूव कर रहा है। अगर मूव ना करता वो तो हमेशा ही वो नॉर्मल वाला ही उधर ही रह जाता। इधर मैग्नेटिज्म हो रहा है, नया बन रहा है, तभी तो रिवर्सल भी मिल रहा है ना हम लोगों को। एक बार नॉर्मल मिल रहा है, एक रिवर्सल, एक बार नॉर्मल, एक बार रिवर्सल, वो मूव कर रहा है इसलिए मिल रहा है, ठीक ना। हाँ दादा। तो ये बड़ा एक प्रूफ है। और क्या एक प्रूफ हो सकता है इसका? एज, जितना इधर से तुम इधर जाओगे वो ओल्डर होता जाएगा ना। सपोज मान लो हाँ दादा। ये वाला तो ओल्डर है इससे। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये वाला। सपोज मान लो इधर एक स्ट्रिप है, इधर एक स्ट्रिप है, फिर इधर एक स्ट्रिप है, इधर एक स्ट्रिप है। एक एज को डिफाइन कर रहा है। तो ये ओल्डर होगा, ये यंगर होगा, क्योंकि ये अभी बना और ये पहले से बन के इधर हट गया है। ये यंगर, ये ओल्डर, ठीक है। और इधर जाओगे तो ऐसा करते हुए जितना तुम इधर जाओगे तुमको ओल्डर मिलता जाएगा, ठीक है। और जितना तुम इधर आओगे उतना तुमको यंगर मिलता जाएगा, ठीक है। तो एज डेटिंग से अगर सी फ्लोर मतलब मिड ओशनिक रीज में अगर हम लोग रॉक का एज डेटिंग किया तब भी पता चल जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूसली पीरियोडिकली मैग्मा आ रहा है और नया ओशन क्रस्ट बना रहा है, और दूसरे वाला को, पहला वाला मतलब अभी जो बन रहा है वो पहले वाला को रीच पुश कर रहा है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये दो प्रूफ है तुम्हारा सी फ्लो स्प्रेडिंग का। एक है मैग्नेटिक रिवर्सल वाला और एक है एज। क्लियर ना? इतना तक क्लियर? हाँ दादा। सब क्लियर? हाँ दादा। नैतिक और कौन? हेलो, হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। ক্লিয়ার না? বুঝেছিস তো? হ্যাঁ बस। अच्छा, तो इसका पहले हम लोग एक कॉन्वेक्शन का वीडियो देखेंगे, ठीक है, कैसे मेंटल कॉन्वेक्शन हो रहा है। क्योंकि वीडियो ना देखने से ना समझ में नहीं आएगा वो, जितना भी तुम थ्योरी पढ़ लो। अच्छे से देखना, ठीक है। देखो गरम वाला वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्शन हो रहा है तो ये इधर जा रहा है और ये सबडक्ट हो रहा है, जो कि रीच पुश और स्लैप पुल वाला एज है कन्वेक्शन। ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर ना? समझ में आया कैसे कन्वेक्शन हो रहा है? हाँ दादा। और एक बार दिखाऊं क्या? और एक बार देख लो। कन्वेक्शन की वजह से प्लेट मूव हो रहा है दूसरी तरफ, डाइवर्जेंट, अब ये सबडक्ट हो रहा है, पूरा ही कन्वेक्शन मैकेनिज्म की वजह से।
पूरा कॉन्वेक्शन की वजह से प्लेट मूव हो रहा है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी प्रूफ हो गया, कॉन्वेक्शन भी प्रूफ हो गया, और वही दोनों को लगा के सी फ्लो स्प्रेडिंग आ गया। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना? हाँ दादा। अभी जो मैंने बोला जो मैग्नेटिक रिवर्सल वाला, इसको देखना, इसको देखना, एच को देखना, मेनली एच को छोड़ो, अभी इसको देखना। ठीक है, देखना ये जो अभी नॉर्थ साउथ है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा और एक नया नया स्ट्रिप बनाएगा। ठीक है, देखना उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। नॉर्थ साउथ को ध्यान रखना। हाँ, चेंज हो गया। हाँ, ये नॉर्मल रिवर्सल, ये नॉर्मल था और ये रिवर्सल हो गया, फिर नॉर्मल, फिर रिवर्सल, फिर नॉर्मल, रिवर्सल। ठीक है, और एक बार देखो, ये नॉर्मल है, अभी रिवर्सल, नॉर्मल, रिवर्सल, नॉर्मल, रिवर्सल, नॉर्मल, रिवर्सल। क्लियर ना? हाँ दादा। इतना तक क्लियर? हाँ दादा। तो इतना तक सी फ्लो स्प्रेडिंग हो गया। ठीक है, अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में जाएंगे। अभी सी फ्लो स्प्रेडिंग के पहले ही वो प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो इसलिए हैरी हेस का और भी आसानी हुआ, सिर्फ वो प्रैक्टिकल मैकेनिज्म से प्रूव कर दिया। ठीक है, ये प्लेट कैसे मूव करता है। अभी प्लेट बाउंड्री, एक होता है कॉन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट, तीसरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक है, पहले देखते हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, अभी कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है? जब डेंसर प्लेट, डेंसर लिथोस्फेरिक प्लेट, जब पहले तो जब प्लेट एक दूसरे के सामने आता है, सपोज ये दो प्लेट है, अगर दोनों का मूवमेंट इस तरफ हुआ, दोनों दोनों की तरफ ही आ रहा है, तब उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, उसके बीच में जो बाउंड्री रहता है उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो जो डेंसर प्लेट है वो नीचे चला जाता है, जो लाइटर प्लेट है ये ऊपर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्डक्टेड प्लेट या ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग प्लेट, ओवरराइडिंग प्लेट, और ये है तुम्हारा सबडक्टेड। ठीक है, अच्छा, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को दूसरा नाम भी दिया जा सकता है कि ये है डिस्ट्रक्टिव प्लेन बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव, क्यों डिस्ट्रक्टिव? क्योंकि
इधर का जो एक प्लेट है वो नीचे डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, ये तो नहीं, इधर तो कोई प्लेट नहीं बन रहा है, इधर एक प्लेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। इतना तक क्लियर? हाँ दादा। अच्छा, अभी इधर क्या होता है, जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसका कुछ फीचर्स होता है, मतलब इसकी वजह से क्या क्या बनता है, अच्छे से लिख लेना। पहला बनता है आइलैंड आर्क। आइलैंड आर्क क्या है? अच्छा, आइलैंड आर्क से पहले और एक बोल देते हैं। कितना टाइप का कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है? एक होता है ओशन ओशन, ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, तुम लोगों का होमवर्क रहेगा इसका, हर एक का दो दो करके एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ दादा। ठीक है, हाँ दादा। और 2 दिन में मेरे को चाहिए, ठीक है? पिछले वाला अभी तक नहीं मिला है, सिर्फ अर्चना ने भेजी है, बाकी कोई नहीं भेजे हो, तो वो वाला काम और ये वाला होमवर्क अभी 2 दिन में मेरे को चाहिए, ठीक है, सैटरडे तक। ओके, तो ये ओशन ओशन, ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो फीचर्स बनता है वो है आइलैंड आर्क। आइलैंड आर्क, सपोज अगर ओशनिक लिथोस्फियरिक प्लेट अगर सबडक्ट हो रहा है, ठीक है, ओशनिक, ठीक है, मास्क भी ओशनिक प्लेट, और इधर तुम्हारा ओशनिक या कॉन्टिनेंट कुछ भी हो सकता है, जो ओवरराइडिंग प्लेट है वो ओशनिक और कॉन्टिनेंट, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ना ये भी ओशनिक ही होगा, ये भी ओशनिक प्लेट ही, ओशनिक प्लेट ही, ठीक है। अभी क्या है कि ये तो ओशनिक प्लेट है, तो इधर ओशन पार्ट था, अर्चना ने जो क्वेश्चन पूछा था क्लास से पहले, फ्लक्स मेल्टिंग, वही समझा रहा है वो अभी, ठीक है। ये है तुम्हारा ओशन वाला पार्ट, ये पूरा ओशन था, पानी था, क्ले मिनरल था, ये सब इधर था, ये वाला पार्ट में, ठीक हाँ है। दादा। अभी इधर क्या हो रहा है, इधर मेंटल वाला पार्ट है ना, हाँ दादा। बहुत ज्यादा हॉट है, इधर मेंटल कन्वेक्शन चल रहा है, जिसको मेंटल वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या करेगा, इधर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इधर का जो मैग्मा है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर देगा और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, ठीक है, हल्का होके ऊपर उठने लगेगा, और इधर जाके प्रेशर देगा, प्रेशर देने के बाद वो इधर वॉल्केनो बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेंटल वेज के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद ये ऊपर उठने लगेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो क्ले मिनरल रहा, ठीक है,
प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, ये सब मेंटल वेज के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये ऐसा वॉल्केनो वॉल्केनो बनाएगा, सीरीज ऑफ वॉल्केनोस बनाएगा, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा वॉल्केनोस बनाएगा, ये पूरा सीरीज बनाएगा ये, ठीक है। না, ওগুলো কি ক্লে মিনারেলস এর মানে মিনারেলে ওয়াটার থাকে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওগুলো কি ম্যাগমার সাথে উঠছে, তাই তো? हाँ मैग्मा साथ रिएक्ट করছে, जो मैग्मा के साथ है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिएक्ट करने की वजह से वो क्या हो रहा है, प्रेशराइज्ड होकर ऊपर जा रहा है, जिसको बोलते हैं फ्लक्स मेल्टिंग, फ्लक्स मेल्टिंग बोलते हैं इसको, इसी प्रोसेस को, इसी ये वाला पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फ्लक्स मेल्टिंग, और जिसकी वजह से इधर वॉल्केनो का सीरीज ऑफ वॉल्केनोस बन रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ये आइलैंड आर्क। पर ये ओशनिक लिथोस्फीयर होना चाहिए, दोनों ही, ये भी ओशनिक ये भी ओशनिक, इधर ओशनिक ओशन होना चाहिए, ठीक है, ओशनिक लिथोस्फीयर होना चाहिए, मतलब ये भी ओशन ही रहेगा, ठीक है। इतना तक क्लियर, जिसका हम लोग बोलेंगे आइलैंड आर्क। और इधर ओशन की जगह, अभी ओशन की जगह अगर तुम्हारा कॉन्टिनेंटल रहा, कॉन्टिनेंटल रहा, ठीक है, तब तुम्हारा क्या होगा, उसको बोलते हैं वॉल्केनिक आर्क। और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर रहा तब उसको बोलते हैं वॉल्केनिक आर्क, ये मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वॉल्केनिक आर्क, ठीक है, इतना तक क्लियर, आइलैंड आर्क वॉल्केनिक आर्क। अगर ओशन नहीं रहा, कॉन्टिनेंट रहा, तो उधर इधर जो वॉल्केनो का सीरीज बनाएगा उसको बोलते हैं वॉल्केनिक आर्क, ठीक है। अच्छा, फोटो अच्छा नहीं है, छोड़ो, दिखाता हूँ। अच्छा, ट्रेंच, फोरआर्क बेसिन, बैकआर्क बेसिन, ठीक है। আচ্ছা, নৈতিক, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, 3 নম্বরটা কি হবে এই তিনটের মধ্যে? 4 আর বেসিন। ফোরআর্ক বেসিন, আমি ঠিক ভুল বলছি না, ফোরআর্ক বেসিন তো? এক মিনিট কনফার্ম দাদা, তো? বলছি। আচ্ছা, তোর হ্যাঁ অ্যান্সার দাদা। ফোরআর্ক বেসিন, আচ্ছা হ্যাঁ। ফোরআর্ক বেসিন, ঠিক আছে। প্রেরণা, কি হবে এটা? নাম্বার 3 ফোরআর্ক বেসিনই তো। फोरआर्क बेसिन, अच्छा फोरआर्क बेसिन। अर्चना, क्या होगा? दादा बैकआर्क बेसिन है। तो नंबर 1 क्या होगा? द 1 होगा वो ट्रेंच, देन 2 होगा हाँ। फोरआर्क बेसिन और हाँ। 3 है बैकआर्क। ये मैं किधर पर आया था? वो सेडिमेंटरी बेसिन पे। राइट,
বুঝতে तो आप পেরেছিস? बोले थे जो ट्रेंच की तरफ जो होगा वो फोर आर्क होगा और हाँ, उसका अपोजिट में बेकर। जो ए वाला इधर जो होगा इसको बोलते ट्रेंच, ठीक है। इधर और एक है, इधर ए वाला भी एक पोर्शन, इसका भी एक नाम है, आज मैं बोलूंगा। तो एक नंबर में जो है ये जो जॉइंट पोर्शन है इसको बोलते ट्रेंच, इधर एक ट्रेंच बनाता है। अभी ये वॉल्केनिक आर्क या आइलैंड आर्क कुछ भी हो, इसका इसकी और जो ट्रेंच के बीच का जो बेसिन बनेगा, इधर एक बेसिन बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर आर्क बेसिन। और वॉल्केनिक आर्क का पीछे एक बेसिन बनेगा। मतलब अगर किसी भी पहाड़ तो ऐसा ही होता है, इधर एक बेसिन होता है, इधर एक बेसिन होता है, मिडिल में ऐसा एलिवेशन रहता है ना, तो इसको बोलते हैं फोर आर्क बेसिन, इसको बोलते हैं बैक आर्क बेसिन, ठीक है। जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरफ रहेगा उसको फोर आर्क और पीछे की तरफ रहेगा बैक आर्क। अभी और भूलोगे নৈতিক প্রেরণা? না দাদা, ট্রেন্সটা একটু বলো না, ওটা কি সেডিমেন্টোলজি ক্লাসে আছে? তোকে মারবো ধরে এখানে। তুই সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছিস, এটা ফোর আর্ক বেসিন জানিস না? তুই তুই সেডিমেন্টারি বেসিন ভুলে যা। যেটা সামনে আছে সেটা फोर आर्क बेसिन, যেটা পেছনে হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ बैक आर्क। नाम থেকে, नाम से ही तो पता चल रहा है ये फोर आर्क और ये बैक आर्क। बैक मतलब पीछे, फोर मतलब सामने। और ट्रेंच तुम्हारा जिधर कॉन्वर्जेंस जो बाउंड्री है, इधर इधर ये वाला पोर्शन ट्रेंच, और इधर और एक पोर्शन है जिधर तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटेंसिवली डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये वाला जगह, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर जोन। फ्यूचर जोन जिधर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से इधर का जो रॉक पार्टिकल है उसमें डिफॉर्मेशन आता है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर जोन। क्लियर? হ্যাঁ দাদা। हाँ दादा। ये सब क्या करना है, किसी भी जगह पे मिल जाएगा तुमको। ये जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अंडर ये सब जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, इसका डेफिनेशन सब कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ पर डेफिनेशन तुम लोग को याद रखना होगा। कुछ नहीं, ट्रेंच क्या है, जो कॉन्वर्जेंसी जो पॉइंट है उसको ट्रेंच बोलते हैं। जो फोर आर्क बेसिन क्या है, जो द बेसिन बिटवीन द वॉल्केनिक आर्क और आइलैंड आर्क एंड द ट्रेंच, द बेसिन इज कॉल्ड फोर आर्क बेसिन। बैक आर्क तुम्हारा जो पीछे रहेगा, फ्यूचर जोन जिधर इंटेंसिवली डिफॉर्मेशन होगा। इसका डेफिनेशन देख लेना, ठीक है, तब याद रहेगा कॉपी में लिखोगे तो। ये सब हाँ जैम दादा। के लिए नहीं, ये पूरा जियोलॉजी के लिए है, ठीक है। प्रेरणा भूल भी ना तो। না দাদা। हम्म, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ कुछ। अच्छा, और एक टर्म है, बेनी ऑफ वदती। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, अभी देख लेंगे। बेनी ऑफ वदती जोन, ठीक है। फोटो में देखा तो हूँ क्या है। अच्छा, वदती बेनी ऑफ जोन या बेनी ऑफ वदती, ठीक है। ये वाला देख पा रहे हो ना? जो हाँ दादा। हाँ, जो प्लेट सबडक्टेड, ये कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। पहले तो ये देखो, लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर अपर छोड़ो, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। ये क्या है, सबडक्टेड प्लेट है। अब इस लगभग 700 किलोमीटर नीचे, ठीक है, ये वाला पोर्शन में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि अपर मेंटल का भी मटेरियल बहुत भारी होता है और सबडक्टेड प्लेट भी आ रहा है। भी क्या होता है, इधर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। अब ये फ्रिक्शन की वजह से ये वाला पोर्शन में, ऐसे भी कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबको पता है कि बहुत ज्यादा भूकंप होता है, जैसे कि जापान में सबको ही पता है क्या होता है, हर टाइम भूकंप। तो क्या होता है, सबडक्टेड प्लेट की बहुत नीचे, लगभग 700 किमी नीचे क्या होता है, इधर डीप फोकस अर्थक्वेक दिखा जाता है। नेक्स्ट दिन ही अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा। डीप फोकस अर्थक्वेक पाया जाता है,
बहुत ज्यादा, ये वाला पोर्शन में जिधर मैं सर्कल किया हूँ, ठीक है, ये पोर्शन है, इधर बहुत ज्यादा डीप फोकस आपको मिलता है, जिसको हम लोग वदाती बेनियोफ जोन या बेनियोफ वदाती जोन बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर याद रखना कितना नीचे, और डीप फोकस, हमेशा डीप फोकस अर्थ पे। एक होता है शैलो फोकस, एक है इंटरमीडिएट, और एक है डीप फोकस। शैलो फोकस अर्थ को इस जगह का, ठीक है, और ये है डीप फोकस। तो जिधर जिधर फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है उधर जो भूकंप का इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डीप फोकस अर्थ को एक दिखाया था ये वाला जोन पे, जिसको बोलते हैं वादाती बेनियोफ जोन, ठीक है, क्लियर। हाँ दादा। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन आया है मन में आया है कि ये जो सबडक्टेड प्लेट है, ये मतलब इधर तो सबडक्टेड हो जाता है, फिर जाता कहाँ है, जो पार्टिकल है वो किधर जाता है, कोई आइडिया है किधर जाता है? मगर लोअर मेंटल में मतलब वो मेल्ट हो जाता है ना शायद। हाँ, वो जाके लोअर मेंटल डी डबल डैश लेयर बोल के एक लेयर है, जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है, ठीक है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में डी डबल डैश लेयर बोल के एक लेयर है, डी डबल डैश लेयर, जिधर से फिर से मैग्मा यही सबडक्टेड प्लेट वाला ये फिर से मोल्टेन होके फिर ऊपर ही जाता है मटेरियल होके, और किधर से निकलता है? दो तरीके से वो मैग्मा निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? दादा आइलैंड आर्क एंड वोल्केनिक आर्क। बट आइलैंडर दादा वो वोल्केनिक से सेंट्रल कैसे निकलेगा? और फिशर ওইটার কথা বলছেন? मिड ओशन रीज से निकलेगा ना, फिर इधर हाँ से तो दादा। निकल गया, इधर से तो वो निकल गया, अभी वो मिड ओशन रीज से निकलेगा ना, सबडक्टेड प्लेट से तो निकल गया, हो गया उसका काम। अभी मिड ओशन रीज से निकलेगा, और एक तरीके से निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? मेंटल प्लूम, वोल्केनो के क्लास बोले थे, हाँ दादा। मेंटल प्लूम से निकल सकता है, वो वाला मटेरियल मेंटल प्लूम के साथ वो निकल आ सकता है, जो कि जिसके लिए कोई प्लेट बाउंड्री की जरूरत नहीं। क्या है मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट नैतिक? হ্যাঁ দাদা। मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट की মানে দাদা যেখান থেকে ওই মেন্টাল প্লুমটা বেরোচ্ছে ওখানটাই তো। সে তো বুঝতেই পারছি মেন্টাল প্লুমটা বেরোচ্ছে, কি জিনিসটা কি? মানে তুমি কি জানতে চাও আমি বুঝতে হটস্পট কি পারছি। হটস্পট? ভলকানো ভিডিও দেখেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। তাহলে मेंटल प्लूम মানে हॉटस्पॉट मेंटल प्लूम में मेंटल प्लूम के साथ एसोसिएट ही रहता है हॉटस्पॉट। तो क्या है हॉटस्पॉट? मैं अच्छे से बोर्ड समझाया था वो हॉटस्पॉट वाला। जो मेंटल प्लूम रहता है वो स्टेशनरी रहता है। बोल बोल बोल। হটস্পটটা তো মানে একটা এরিয়া হবে যেটা নিচে মেন্টাল প্লিউম থাকে। তারপর ওই হটস্পটটা কি সারা জীবন ওখানেই থাকবে? वो कंटिन्यूअसली मूव करे जाবে। जो मेंटल प्लूम है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, ठीक है, हमेशा स्टेशनरी रहता है, वो उसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी जो ইন্টারপ্রেট যেটা দেখা যায়। वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो ऐसा करके हुए आएगा। अभी सपोज कोई एक पोर्शन उसमें टच कर गया तो उधर एक वोल्केनो बना देगा, इधर एक वोल्केनो। अभी वो प्लेट तो उधर ही स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो फर्दर मूव करेगा। अभी इधर वो एक्टिव वोल्केनो बनाया, अभी ये क्या होगा जब दूर चला जाएगा, इसका जो मैग्मा सोर्स है वो तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक ना। तो उधर वो तब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते रहेगा, और वोल्केनिज्म कम होते होते एक टाइम में जब इधर चला आएगा वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा।
जो डेक्कन ट्रैप का केस में है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप तो कोई मतलब वो वाला पार्ट तो कोई मतलब प्लेट बाउंड्री में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं उधर कोई प्लेट बाउंड्री है, कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में है। पर उसका उसमें क्या होता है, वो मेडागास्कर के सामने एक हॉटस्पॉट है, रियूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है, रियूनियन हॉटस्पॉट। उसके ऊपर से जब आया था इंडियन प्लेट, जैसे मैंने दिखाया वो वाला इंडियन प्लेट कैसे आ रहा था, जब आ रहा था उधर टच होने की वजह से जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस साउथ वेस्टर्न पार्ट है, उसका कुछ पोर्शन वो हॉटस्पॉट के ऊपर से आया था, इसलिए उधर वोल्केनिज्म देखने को मिला है डेक्कन ट्रैप में, ठीक है, क्लियर। हाँ दादा। हाँ दादा। নৈতিক হ্যাঁ দাদা। আর যেন না ভুলিস, পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করবো, হ্যাঁ দাদা। ठीक है। तो ये सब है कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का जो जो टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कैसे मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स मेल्टिंग समझ में आया अर्चना? हाँ दादा समझ गई। ठीक है। अच्छा इधर एक वीडियो है शायद, हाँ इसको भी देखो, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो देखना, एक्निशनरी वेज एक एलिवेटेड पार्ट है सर, ठीक है। अच्छा इधर हम लोग को कुछ वोल्केनिज्म या कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? देखते कि किसका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है। इधर कोई वोल्केनिज्म नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? मैंने तो अभी तक पढ़ा है वोल्केनिज्म। মেন্টাল প্লেন নেই তাই। দেবো ধরে মেন্টাল প্লুমের সাথে কি আছে এখানে? প্লেট বাউন্ডারি, তো মেন্টাল প্লুম তো এমনিও থাকবে না। देखते हैं, बाकी दोनों बोलो क्या ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है। इधर कोई मतलब इधर से तो एक वोल्केनो बनना चाहिए था। हाँ बोलो। থ্রাস্টিং হয়ে গেছে, हाँ মানে क्यों দুটো हुआ? প্লেট क्यों हुआ? दादा क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है। राइट, दोनों कॉन्टिनेंटल, मैंने क्या बोला था, एक ओशनिक होना चाहिए उधर, हर एक हाँ में एक दादा। ओशनिक कुछ था, पर इधर दोनों कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। अभी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जब होगा तब तो फ्लक्स मेल्टिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। हाँ तब दादा। क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये जो है इसको प्रेशर देके ऊपर ऊपर कर रहा है, जिससे हम लोग को, जो कि एग्जाम्पल है हिमालय का, जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट कॉन्टिन्यूसली यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, ठीक ना। तो उधर हाँ दादा। हिमालय भी बना है और हिमालय का कॉन्टिन्यूसली हाइट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए क्योंकि इंडियन प्लेट कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है। अभी जितना नीचे जाएगा ये इतना प्रेशर डालेगा इधर, और इधर तुम्हारा क्या होगा, हिल बनता जाएगा, वो जो हिमालय है, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है हिमालय का, जो फोल्ड माउंटेन है वो बनता रहेगा, जो फोल्डेड माउंटेन है ना, हाँ दादा वो फोल्ड वैसे ही माउंटेन। बनता है। हाँ तो वैसा ही बनता है, तो ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पूरा समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि बेसिक है बहुत, ठीक है ना। हाँ दादा। हाँ दादा। बस बस। अच्छा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, जो मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ाया सेम ही है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सिर्फ एक ही चीज जान लो, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं,
डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्यों इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? লাভা বেরিয়েছে নিউ ল্যান্ড न्यू ओशन बेसिन क्रिएट করছে ওই জন্য न्यू ओशन बेसिन क्रिएट हो रहा है, इसलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है। अच्छा, इसका जो स्प्रेडिंग सेंटर है इसको क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रिज, एमओआर। ठीक है, एमओआर बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। और इसका जो मैकेनिज्म है क्या होता है? डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, जो मेंटल कॉन्वेक्शन की वजह से बन रहा है। जो हल्का वाला पार्ट वो मतलब गर्म होके हल्का होके ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग। ठीक है, और पूरा जो सी फ्लो स्पीडिंग का मैंने मैकेनिज्म बोला पूरा वही है। ठीक है, ये फिर से समझाना नहीं है ना? नहीं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वाला जो सी फ्लो स्पीडिंग का जो समझा है वही, उधर ही डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ही मैकेनिज्म था वो पूरा। ठीक है, बाकी दोनों के लिए क्लियर है ना? हाँ और एक है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और एक है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। क्या है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट? क्या है? যখন দুটো প্লেট প্যারালালি যায় প্যারালালি মানে মানে প্যারালাল হ্যাঁ মানে কোনো মানে প্যারালালি যায় একে অপরের অপোজিটে, সেটা বল। হ্যাঁ হ্যাঁ একে অপরের অপোজিটে হ্যাঁ, নাহলে তো একই সাথেও বলা যায় না। অপোজিট ডিরেকশনে হ্যাঁ जब दो प्लेट ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली चलता है तब उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एक फोटो दिखाए तो बस। ये वाला जैसे कि पैसिफिक प्लेट, इसका भी डिफरेंट टाइप होता है, कभी वो कॉन्टिनेंट ओशन, कभी ओशन ओशन, कभी वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो सकता है। सिर्फ दोनों पैरेलल चलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। ठीक ना? हेलो तो ये डेक्स्ट्रल है या सिनिस्ट्रल है? हम्म, क्लॉकवाइज है ना, तो डेक्स्ट्रल होगा। हाँ दादा डेक्स्ट्रली क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट किसके बीच में है? पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि किधर किधर 3 ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एग्जाम्पल जुगाड़ करना, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का। ठीक है, हाँ दादा। क्योंकि अभी एग्जाम्पल से ना क्वेश्चन आता है, पर एग्जाम्पल पढ़ा के क्या ही फायदा है, वो खुद से देख लेना है। मतलब रट्टा मारना नहीं है, पर एटलीस्ट एग्जाम में देख के अगर याद आ जाए। ठीक है, 3 एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ दादा। नैतिक, प्रेरणा, 2 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है, হ্যাঁ দাদা তোমাকে ইয়েটা ভলক্যানোটা পাঠিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ, দুজনেই 2 দিনের মধ্যে পাঠাবি আমাকে পুরোটা, আগের দিনেরটা আর এই আজকেরটা। ठीक है, हाँ दादा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हो गया। अच्छा, अभी प्लेट टेक्टोनिक्स का कंक्लूजन में आते हैं। जो पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो है, कैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हुआ, पूरा जो प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट को छोड़ो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। मतलब जियोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट।
तो ये कैसे डाइवर्जेंट प्लेट में, मतलब पहला स्टेज तो डाइवर्जेंसी से स्टार्ट होगा क्योंकि उधर ही पहला ओशनिक प्लेट स्टार्ट होता है बनना, फिर वो जाके किसी एक प्लेट के साथ कोलाइड करते हुए जो जो डेंसर होगा वो नीचे सबडक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो कन्वर्जेंट टू डाइवर्जेंट टू कन्वर्जेंट, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विल्सन साइकिल। ठीक है, तो विल्सन साइकिल का क्या क्या स्टेज है, मेनली डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट है, तो मेनली समझ लेना। स्टेज वन में क्या होता है, ए स्टेज वन तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार गेट में दिया था स्टेज वन। अच्छा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से मैंने बोला स्टार्ट होता है, तो उधर क्या होना चाहिए? मिडोशनिक रिज, मिडोशनिक रिज में क्या होना चाहिए? तो पहला स्टेप में क्या बनना चाहिए? ओशन प्लेट। ओशन प्लेट तो धीरे धीरे बनेगा, पहला स्टेज में क्या बनेगा? मतलब मिड ओशन रिज, मैं तुमको एक टर्म दे रहा हूँ, इधर ही है। মানে রিচ হবে, প্রথমে আগে রিচ তৈরি হবে। अच्छा, रिज ना, क्या बनेगा? বলছো যে স্টেজ ওয়ানে কি হ্যাঁ, উইলসন সাইকেল? মিড ওশনিক রিজ থেকে বল যে কি হতে পারে। নৈতিক বলল রিজ, তুই একমত? यस और नो? क्यों না, मैं ये बोल रहा हूँ? अच्छा, तो क्या बनेगा? वो तो सही भी हो सकते है। अच्छा, ये अर्चना। हाँ दादा, वो मेरा नेटवर्क चला गया था, तो सॉरी। अच्छा अच्छा, तो हाँ मैं बोल रहा था कि विल्सन साइकिल का स्टेज वन में क्या बनेगा। मैं तुमको एक टर्म दे रहा हूँ। दादा, हाँ, तो रीज रीज, तो नैतिक ने बोला कि रीज पहला रीज बनेगा, तो तुम भी ये कर रहे, एग्री कर रहे हो क्या? रीज रीज बनेगा ना? पहला मतलब सी फ्लोर स्प्रेड होगा ना, मतलब तो क्या हाँ, बने? मतलब नहीं, पहला इनिशियल पॉइंट, कोई एक पॉइंट से तो स्टार्ट होगा, वही एक पॉइंट को अभी मैं एक टर्म दे दिया, मिड ओशनिक रीज, तो क्या बनेगा उधर स्टेज वन में, मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा। तो नैतिक ने बोला कि मिड ओशन रीज है, तो इधर रीज ही बनेगा पहले। रीज मतलब ये पहाड़ नहीं पहाड़ दादा, जैसा। नहीं दादा, पहले बेसिन मतलब थीन होगा वो क्रॉस ऊपर वाला। पहले बेसिन बनेगा। हाँ, मतलब थीन होगा ऊपर से और नीचे से, देन इसको क्या बोलते हैं? ওশান ফ্লোর। ना, इसको रिफ्ट बोलते हैं, जो रीच का उल्टा होगा। हाँ रिफ्ट। दादा, रिफ्टिंग। तो पहला स्टेज में क्या होगा, रीच होगा रिफ्ट होगा? रिफ्ट होगा दादा। पर ये तो मिड ओशनिक रीज है। इसीलिए वो क्वेश्चन बार बार देता है। सब जानते हैं कि मिड ओशनिक रीज है, तो विल्सन साइकिल का पहला स्टेप क्या होगा, रीज ही होगा, मिड ओशनिक रीज, जो कि गलत है। रीज पहला जो पोर्शन है वो होगा रिफ्ट, क्योंकि जैसे अर्चना और प्रेरणा ने बोला कि इधर पहला जब प्रेशर डालेगा, मतलब पहले तो ऐसा था, ऐसा पोर्शन था, अभी मेंटल कॉन्वेक्शन की वजह से वो इधर प्रेशर क्रिएट करेगा और इधर से वो डाउन होता जाएगा, तो डाउन होता जाएगा और इधर मतलब खींचता हुआ चला जाएगा, इसलिए इधर और भी डाउन होता जाएगा और धीरे धीरे इधर गैप बनता जाएगा।
गैप तो नहीं बनेगा, ऐसा करके डिप्रेशन बना देगा, जो कि एक ओशन बेसिन बनाएगा बाद में। ठीक है। हाँ दादा। इधर पुश करेगा तो इधर एक डिप्रेशन बनाएगा, जिसकी वजह से वो नया ओशन बेसिन बन रहा है। क्रास्टल थिनिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है। हाँ दादा। तो इनिशिएशन पॉइंट है रिफ्ट, नॉट रीच। ठीक है नैतिक। हाँ और ये हाँ, इस बार जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आएगा ही विल्सन साइकिल से, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये देता है, गेट में भी दिया पिछले बार। पहला स्टेप क्या है विल्सन साइकिल का। अच्छा, दूसरे में क्या होगा, अभी क्या होगा, क्या हुआ कि ये जो मैग्मा है ये ऊपर चला गया, इसमें प्रेशर दिया तो ये प्रेशर की वजह से ये थीन होता गया। अभी क्या हुआ, दूसरा स्टेज में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा, अभी ये धीरे धीरे थीन होते होते इधर हटता रहेगा, और इसी जो बीच वाला पोर्शन है उसमें क्या होगा, ऐसा ऐसा माउंटेन बनाएगा, जिससे वो मैग्मा कॉन्टिन्यूसली निकल आएगा और इधर पुश करता रहेगा, इधर पुश करता रहेगा। अब वो रीज बनाया, ठीक है, मिड ओशनिक रीज। अभी वो नेक्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में वो रीज बनाया। ठीक है, रीज कब बनाया, सेकंड स्टेज। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज में वो थीन हुआ, ठीक है, थीन होते वो कॉन्टिन्यूसली दोनों तरफ पुल होने लगा। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि वो मैग्मा तो निकलना पड़ेगा उसको, तब तो नया ओशन बेसिन बनाएगा कॉन्टिन्यूसली और इसको इधर ढकेल देगा। ठीक है, तब उसमें रीज बनाएगा और ओरिजिनल सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला केस बनेगा। ठीक है, जब रीज बनेगा, नया नया मैग्मा जनरेशन होगा, तभी तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा ना। ठीक ना, हाँ दादा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है। अच्छा, अभी तीसरा स्टेज में, इसको भी फर्दर तुम बहुत सारा डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा। बेसिक ये 4 स्टेजेस है। तीसरा स्टेज में क्या होगा, जो प्लेट है, प्लेट जो है वो अभी धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाने लगेगा, वो धीरे धीरे नीचे चलता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे चलता जाएगा, क्यों, इधर कॉलिशन होगा, कॉलिशन होगा, ये केस कॉलिशन होगा दूसरा प्लेट के साथ, क्योंकि दोनों तरफ से प्लेट बनता हुआ आ रहा है ना, तो एक टाइम में तो वो धक्का खाएगा ही, धक्का खाने के बाद एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर रहेगा। ठीक ना, हाँ दादा। जिसका हम लोग कॉलिशन बोलेंगे, और कॉलिशन के बाद क्या होगा, सबडक्शन हो जाएगा, लास्ट में सबडक्शन होगा। ठीक है, सबडक्शन होने से क्या होगा, और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उस प्लेट का, चला जाएगा वो प्लेट। फिर क्या होगा, सबडक्शन के बाद डी क्या होगा, डबल प्राइम से जाके वो लिक्विड होकर फिर फिर से से आए। वो जेनरेट होकर वो फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हाँ दादा। तो ये एक पूरा साइकिल हो रहा है ना, जिसको हम लोग हाँ बोलेंगे विल्सन साइकिल। ठीक है, अभी एक फोटो दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखो, पहले सैग बेसिन बना रहा है, मतलब बेसिन बना रहा है। ठीक है, फिर लिफ्ट बेसिन, ये क्या हो रहा है, पहले प्रेशर जनरेट, पर फास्ट स्टेज यही है। ठीक है, फास्ट स्टेज यही है लिफ्ट बेसिन। ये देखो, इधर प्रेशर दे रहा है और इसको थीन कर रहा है, ये वाला लेयर को थीन कर रहा है, ये मिडिल वाला लेयर को। ठीक है, लिफ्ट बेसिन बना रहा है, फिर धीरे धीरे अभी देखो कॉन्टिन्यूसली अभी मैग्मा जनरेशन होगा,
ये यंग पैसिव मार्जिन है, जब मैच्योर पैसिव मार्जिन होगा तब मैग्मा जनरेशन की वजह से ये दोनों तरफ कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। और इधर एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाएगा लगभग, जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्सन ग्रेविन। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है, होस्ट और ग्रेवेन? ग्रेविन। हाँ, तो एक, क्योंकि दोनों तरफ होस्ट है और इधर ग्रेवेन है, तो एक फुल ग्रेवेन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। एक ग्रेवेन स्ट्रक्चर इधर बनाएगा, जो ही हम लोग बेसिन बेसिन बोल रहे हैं, ठीक है, या रिफ्ट बोल रहे हैं। तो ऐसा ग्रेवेन स्ट्रक्चर से, ये देखो इधर ग्रेवेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। और धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड होगा अभी, ठीक है। स्प्रेड है, देखो अपलिफ्ट हो रहा है मैग्मा और स्प्रेड हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली दूर जा रहा है। ये वाला पोर्शन देखो दूर जा रहा है, ये जो वायलेट कलर का पोर्शन है कॉन्टिन्यूसली दूर दूर होते जा रहा है मिड ओशन ग्रीस से। फिर वो क्या हो रहा है, दूसरी तरफ में जाके दूसरा प्लेट से टक्कर खा रहा है। ये देखो, पहले इधर सबडक्शन, सबडक्शन कोलिशन, कोलिशन और सबडक्शन वो एक साथ ही हो रहा है बेसिकली, ठीक है। पहले तो कोलिशन होगा फिर सबडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर उधर कॉन्टिनेंट ओरिजिन, अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रॉस हुआ तो कॉन्टिनेंटल ओरिजिन बनाएगा, फिर उधर एक स्टेबल कॉन्टिनेंट बनेगा, फिर वो बेसिन बनाएगा, फिर उधर से वो नीचे वाला जो सबडक्टेड प्लेट है वो चला जाएगा, वो फिर से मैग्मा के रूप से ऊपर आ जाएगा, फिर बेसिन बनाएगा, फिर ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे विल्सन साइकिल। क्लियर ना विल्सन साइकिल? अब ये वाला वीडियो देखो विल्सन साइकिल का, अच्छे से देखना, बहुत अच्छा वीडियो है, देखना। स्प्रेडिंग सेंटर बन रहा है, ठीक है। नया ओशन बेसिन बन रहा है, लेफ्ट साइड में देखना, कॉन्टिन्यूस ओशन बेसिन बन गया। अभी ये ओशन कैसे देखो चला जाएगा नीचे, सबडक्शन, कोलिशन एंड सबडक्शन। ये वाला पोर्शन में देखना अभी क्या होगा, जब एक कॉन्टिनेंटल पार्ट इधर आ जाएगा, अभी देखना क्या होगा। अभी देखना क्या होगा। हाँ, अब ये स्टेबल क्रेटोनिक पार्ट बन गया, ठीक है। फिर इधर बाद में फिर मिड ओशन रीज बनेगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर ना? तो ये था पूरा हम लोगों का प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लो स्प्रेडिंग, प्लेट बाउंड्रीज और लास्ट में विल्सन साइकिल, जो पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हो रहा है।